सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 20 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। देखिए, साल ये अभी शुरू ही हुआ था और देखते-देखते फरवरी का महीना आ गया, वो भी अब जाने को खड़ा है। फिर मार्च आ जाएगा, मई, जून, जुलाई। साल ऐसे ही समय तेज़-तेज़ बीतता जाता है। तो साथियों, तैयारी को डेली बेसिस पे रेगुलर करिए, वरना आप भी यही पाएँगे कि अभी तो जनवरी था, अब अचानक से अब मई कैसे आ गया? अप्रैल कैसे आ गया? इतना समय गया कहाँ हमारा? फिर छात्रों को लगता है जब एग्ज़ाम पास में आता है, परीक्षा पास में आती है, तो वो कहते हैं, "अरे! अब तो अप्रैल आ गया। जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने करा ही क्या था?" इसलिए समय बहुत तेज़ी से चलता है। एहसास भी नहीं कराता है कि समय गुज़र गया है। प्रयास करिए, रोज़ अनुशासन के साथ पढ़ाई करिए। पहली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रहने वाली हैं। बहुत लंबे समय के बाद एक नाम निकल के आया। चर्चा थी कई लोग के बनने की, पर दिल्ली को अब चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है, रेखा गुप्ता जी। हम बढ़ते हैं आगे अपने संपादकीय की ओर। संपादकीय इस क्रम में रहेंगे: संबंध का स्वीकार, गंदगी का संगम, उन्नत तकनीक और भविष्य की खेती। संबंध का स्वीकार। भारत में विवाह को स्त्री पुरुष संबंध का मजबूत आधार माना जाता है। इसी से परिवार की नींव पड़ती है और हमारा समाज बनता है। इसके बरकस अपने देश में सहजीवन को अभी तक सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। अलबत्ता ऐसे रिश्ते चुनने वाले युगलों पर कोई वैधानिक रोक नहीं है। लोकतांत्रिक समाज की उदारता इसे उदारता कह सकते हैं। फिर भी सहजीवन के विरोध और समर्थन में प्रायः दलीलें दी जाती रही हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप की। लिव इन से पहले हमारे समाज में जो प्रचलन में है, दो अ, महिला पुरुष के साथ रहना, वो है शादी का बंधन या घरों में भाई बहन का बंधन। इसके अलावा फिर शादी का बंधन ही बचता है, जिसके जिसके आधार पर समाज में एक रिश्ता माना जाता है। अब एक नया सहजीवन नामक चलन शुरू हो गया है महानगरों में, जो शादी नहीं है मगर साथ में रहना है। कई वर्ष पहले विवाह पंजीकरण विधेयक पारित होने के बाद भी सहजीवन को लेकर सवाल उठे थे और इसकी व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगे थे। आखिरकार सहजीवन में रह रहे युगल भी समाज का हिस्सा होते हैं। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई जजमेंट्स में कह दिया है कि सहजीवन भी एक निजता किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उसका निजी निर्णय है और समाज या कोई भी उसे बता नहीं सकता कि सहजीवन में उसे रहना चाहिए या नहीं। इस तरह उनका कुछ भी गोपनीय। आखिरकार सहजीवन में रह रहे युगल भी समाज का ही हिस्सा होते हैं। बिल्कुल बरोबर बात है, समाज का ही हिस्सा होते हैं और जहाँ भी रहते हैं वहाँ उन्हें सब देखते हैं और जानते ही हैं। इस तरह उनका कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। ये असल में हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा, हाँ, उत्तराखंड सरकार द्वारा लाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए कानून कि लिव इन का पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसका विरोध हुआ, कुछ लोग पहुँचे उत्तराखंड न्यायालय में, हाईकोर्ट। तो उत्तराखंड न्यायालय ने ये कहा कि जब आपका जीवन ही सार्वजनिक है तो आपका इसमें निजता का कहाँ हनन हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सहजीवन का पंजीकरण अनिवार्य करने के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए। आज की पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि ऐसे रिश्ते के लिए यह कानूनी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी है। ऐसा क्यों लगता है कि सहजीवन से विवाह संस्था को खतरा है? क्या कोई भी समाज परिवार बनाने और बचाने की भावना को कमज़ोर होते देख सकता है? वहीं स्त्रियों की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। सहजीवन में रह रही कई महिलाओं से मारपीट और घरेलू हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय समाज में चिंता बढ़ी है। और समाज चिंता इसलिए बढ़ी, यही यही भी कारण है कि सहजीवन गलत नहीं है, विदेशों में होता है।
पर बात ये है कि जिस तरीके से कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, वायलेंस बढ़ाते हैं, हिंसा बढ़ाते हैं, महिलाओं का सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा में ठेस पहुँचाते हैं, तो समाज का ये चलन ना बन जाए, इसलिए समय रहते सहजीवन को कई कानूनों के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास करा जा रहा है। अगला आर्टिकल महाकुंभ को लेकर है। संगम पानी को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंदा ठहराया है। गंदा इसलिए क्योंकि वहाँ पे अभी इतने सारे लोग आके चले गए हैं नहा के, कि उसकी जो स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जितना प्रचार प्रसार किया गया, उत्तम व्यवस्था जैसे दावे किए गए, जितनी भारी रकम खर्च करने की ब्यौरे पेश किए गए, अब लगता है कि सब ढिंढोरा पीटने जैसा था। हकीकत में अव्यवस्थाएं ही अधिक दर्ज हो रही हैं। इसमें लोगों के आने जाने, रुकने ठहरने, नहाने वगैरह के दौरान जो दुश्वारियां झेलनी पड़ी, लोगों को घंटों गाड़ियों में कैद होकर सड़कों पर गुजरना पड़ा, रेलों में ठुस ठुस कर जैसे तैसे सफ़र करना पड़ा, भगदड़ में जान भी गई, पंडालों में आग लगने की घटनाएं हुई। इन सब से अलग चिंता की बात यह है कि संगम क्षेत्र में गंगा और यमुना का पानी नहाने लायक ही नहीं है। उससे त्वचा रोग और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने का खतरा बताया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट में बताया कि संगम क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन लिए गए पानी के नमूनों में गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज की गई। उसे मानव और पशु मल मूत्र से पैदा होने वाले फेकल क्लोरीफॉर्म नामक जीवाणु को अत्यधिक मात्रा पाई गई है। फेकल क्लोरीफॉर्म की मात्रा। हालांकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिकरण ने महाकुंभ के स्नान शुरू होने से पहले ही निर्देश दिया था कि गंगा और यमुना के पानी की गुणवत्ता लोगों के नहाने लायक नहीं है, लायक सुनिश्चित होनी चाहिए। मगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट से यही जाहिर होता है कि एनजीटी के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। पहले भी कहा गया था कि उस वाटर को ह्यूमन के नहाने लायक बनाया क्या जाए, मतलब कि गंदगी वगैरह को नियंत्रित की जाए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि संगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्नान करने की वजह से फीकल क्लोरीफॉर्म की यात्रा मात्रा बढ़ गई है, मगर यह दलील किसी के गले नहीं उतर रही है। अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं है, वो आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं। महाकुंभ से पहले संगम क्षेत्र में गंगा और यमुना का पानी स्वच्छ करने के खूब दावे किए गए कि गंगा एक्शन प्लान शुरू करा गया, यमुना एक्शन प्लान शुरू करा गया। सरकार खुद बता रही है कि महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है और 900 करोड़ लोगों को और 100 करोड़ लोगों की ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। फिर कैसे संगम क्षेत्र में पानी की सफाई को लेकर ऐसी लापरवाही बरती गई कि लोगों में बीमारी फैलने की आशंका जताई जाने लगी है। मिसमैनेजमेंट तो है। महाकुंभ में ऐसे गंदे नालों में शोधन यंत्र लगाने की ज़रूरत थी, पर शायद पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाया गया। अब देखिए हो क्या रहा है कि शहर के जो आपके ड्रेनेज हैं, वो भी तो वहीं पे आपके रिलीज हो रहे हैं वाटर बॉडीज़ में। ऐसे पावन पर्वों पर बहुत सारे लोगों के स्नान के साथ आचमन भी करते हैं, नदी जल पीते हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता की बात है कि ना जाने कितने लोगों को संक्रमण हो सकता है। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। अगला लेख है उन्नत तकनीक और भविष्य की खेती। केसी त्यागी साहब और बिशन नेहवाल कहते हैं, कृत्रिम मेधा यानी एआई का बढ़ता उपयोग और इसका प्रभाव आज चर्चित मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिनों पहले पेरिस में आयोजित एआई सिक्योरिटी समिट के दौरान सार्वजनिक, निजी और शैक्षणिक हितधारकों से एक विशिष्ट स्तरीय एआई परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एआई हमारे काम करने के तरीके को बदल देगा। विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि 2027 तक विश्व स्तर पर 8 करोड़ 30 लाख नौकरियां को ख़त्म कर देगा एआई। इतनी भारी मात्रा में परिवर्तन ले आएगा। एआईएमएफ की एक रिपोर्ट आईएमएफ की रिपोर्ट के माने तो एआई के कारण दुनिया भर में लगभग 40% नौकरी प्रभावित होंगी। भारत अपनी विशाल आबादी और विविध अर्थव्यवस्था के कारण अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। अगर ठीक से प्रबंध किया जाए तो एआई में उत्पादकता, दक्षता और रोजगार बढ़ाते हुए इन चुनौतियों से लड़ने की अपार क्षमता है। ऐसे समय में जब सबसे ज़्यादा चर्चा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों पर स्वचालन और एआई के प्रभाव पर केंद्रित हो, तब कृषि क्षेत्र में हो रहा तकनीकी परिवर्तन न केवल उत्पादकता बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने की अपार क्षमता रखता है। ये तो है ही, अपने तकनीक का विकास होने से
एक तो उत्पादन में बढ़िया फ़ायदा मिलेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। पीढ़ियों से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो आबादी की एक बड़े हिस्से को रोज़गार प्रदान करती है। हालाँकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कई चुनौतियों से ग्रस्त है। अप्रत्याशित मानसून, खंडित जोत और कीमतों में उतार-चढ़ाव। ये डर स्वाभाविक है कि स्वचालन से बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन भारतीय कृषि के संदर्भ में एआई से मानव क्षमता को बढ़ाने की अधिक संभावना है। अब देखिए, डर तो लोग को है कि इससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नौकरियां, मगर तकनीक तो आके ही रहेगी। और परिवर्तन का मतलब ही है आगे जाना, नए नए रास्ते खोलना। और नौकरी जाएंगी नहीं, अब नई नौकरियां विकसित होंगी तकनीकी विशेषज्ञों के लिए। कृषि में एआई के एकीकरण से विभिन्न क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग पैदा होगी। हमें कृषि इंजीनियरों की आवश्यकता है, जो एआई संचालित मशीनरी और सिंचाई प्रणाली को डिज़ाइन करे और बनाए रख सकें। हमें डेटा वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, जो इन प्रणालियों द्वारा उत्पन्न विशाल डेटा का विश्लेषण कर सकें। हमें कृषि कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता है, जो प्रौद्योगिकी और किसानों के बीच की खाई को पाट सकें। बिल्कुल, मैंने कहा ना, नई नई नौकरियां विकसित होंगी और उपकरण चला सके, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके, डेटा को स्टडी कर सकें। नई क्षेत्र को भी इसमें भूमिका निभानी होगी। एग्रीटेक कंपनियों की को छोटे किसानों की ज़रूरतों के अनुरूप किफ़ायती और सुलभ एआई समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। उन्हें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि करने के लिए किसान और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है कि ये प्रौद्योगिकियों उपयोगकर्ता के अनुकूल और प्रभावी हो। बिल्कुल, निजी कंपनियों को भी आगे सामने आना चाहिए। तकनीकी पहलुओं से परे इस परिवर्तन में सामाजिक और आर्थिक निहिताओं को संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करना जरूरी है कि छोटी सीमांत किसान इस तकनीकी क्रांति के पीछे ना रहे। सामूहिक खेती का समर्थन करने, ऋण और बीमा तक पहुंच प्रदान करने और बाजार संबंधों को बढ़ावा देने वाली नीतियों छोटे सीमांत किसानों को एआई संचालित कृषि से लाभान्वित होने में मदद कर सकती हैं। भारतीय कृषि में कृत्रिम मेधा का भविष्य किसानों को रोबोट से बदलने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें उन उपकरणों और ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के बारे में है। हम किसी को देखिए टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उसी लेबर को उसी को स्किल करा जाए, उसे नॉलेज दी जाए और वो उल्टा सहायता करे टेक्नोलॉजी को रन करने में। एआई को अपना कर और अपने कार्यबल के कौशल में निवेश करें, हम भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और न्यायसंगत क्षेत्र में बदल सकते हैं। बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये। कृषि और तकनीक का मेलजोल कितना ज़रूरी है और समय के साथ कितना फ़ायदेमंद रहने वाला है। विकास दर 6.3% रहेगी, एसबीआई ने अपने आंकड़ों में कहा। हालांकि सब कहने की बातें होती हैं। आगे देखते हैं खेल जगत की कोई खबरें हैं हमारे लिए, ऐसे कोशिश कर दिख नहीं रही है। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, और करंट अफेयर जानने के लिए हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक यू।